हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। कैसे हैं? होपफुली तो बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप सीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक वो सीटेट हो सकता है, यूपीटेट हो सकता है, रीट हो सकता है, इन किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इजिली आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। आज की क्लास जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सीटेट है हमारा, उसका जो सीटेट का जो नोटिफिकेशन है, जो इतने दिनों से आप इंतजार कर रहे थे, वो कब तक आने वाला है या कब आ चुका है या कब नहीं आएगा। मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन के रूप में देने वाला हूं। एक लॉन्ग डिस्कशन तो नहीं है, बट एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और बहुत जरूरी है आपके लिए जानना अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सीडीपी है और जो हिंदी है, उसके क्वेश्चन अब लेवल क्या है, मतलब क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाएंगे, मैं ये भी आपको बताने वाला हूं। अगर आपने थोड़ा सा भी टाइम दिया तो आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में आए या ना आए, लेकिन आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी कि आपको किस वे में तैयारी करनी है, कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सारी डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी। और मैं आपको ये तो बताने वाला हूं इस वीडियो में, बहुत जरूरी है आपके लिए कि पैटर्न क्या है। देन आपको ये पता होगा कि नोटिफिकेशन कब आएगा या कब आ चुका है, उसके बारे में आपको जानकारी बहुत जरूरी है देनी, है ना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हुए स्टार्ट करेंगे। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, टाइम पास मत करना है मेरे, मतलब कि मैं बार बार हर वीडियो में यही बोलता हूं कि अगर आपको पढ़ना है तो सही तरीके से पढ़ो यार, है ना। आपकी एक अप्रोच तो डेवलप हो एटलीस्ट, है ना। टाइम पास करने के लिए ऑलरेडी लाखों की संख्या में आपको पता कि फॉर्म पढ़ते हैं, तो वही एक अप्रोच बनाओ सही से कि हमको पढ़ना किस वे में है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है। मैं डेट भी बताने वाला हूं एग्जैक्टली आपको। अगर आप पहली बार आए हैं और टीचिंग एग्जाम से जुड़े हुए हैं तो लाइक से तो कर ही दोगे, सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, क्योंकि डे बाई डे मैं डेली वीडियो ला रहा हूं आपके लिए। जब तक सीटेट और यूपीटेट नहीं हो जाएगा मैं कंटिन्यू वीडियो ला रहा हूं 6 से 7 बजे के बीच में। चलते हुए स्टार्ट करेंगे। होपफुली सारी चीज क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो के माध्यम से। सीटेट से संबंधित कोई भी ऐसी जानकारी आज नहीं बचेगी जो आपको पता ना चले। चलिए फिर गारंटी लेता हूं मैं इस बात की। समझते हैं कि जो चीजें को हमें पता होंगी कि ना पता होंगी, हम उनको समझ जरूर लेंगे, भले ही हमें पता है ना पता है। चलिए, अब पहली स्लाइड में हमने क्या लिख रखा है, देखो आज मैं सीडीपी के क्वेश्चन भी बताने वाला हूं और हिंदी के क्वेश्चन भी बताने वाला हूं कि किस लेवल के आते हैं, मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो किस तरीके के आते हैं, उनके बारे में भी आज मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर। चलिए समझते हैं। देखो अब लिखा हुआ है, पहले यहाँ पे पैटर्न आया हुआ है सीटेट का। देखो सीटेट की बात करें तो आपको पता है कि सीटेट एक ऐसा एग्जाम है, मैं सारी चीजें बता दूंगा आपको, बस छोटी सी थोड़ा देर आप रुकिएगा, थोड़ा टाइम अपना खर्च करिए मेरे पे, मैं आपको पूरी चीजें बता दूंगा क्लियर। देखो अगर सीटेट की बात करें तो जो लोग सीटेट पास करते हैं उनके लिए क्या वैकेंसी होती है, जो नवोदय विद्यालय में और जो केंद्रीय विद्यालय में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक की जो भर्तियां निकलती हैं, उनमें आप अप्लाई कर पाओगे अगर आपने सीटेट पास किया है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ आपको परीक्षा पैटर्न पता होना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर मैं कैसे पास करूं, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पास करूं, है ना। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने का एक ही तरीका होता है कि अगर आपकी अप्रोच सही है, मतलब वहां पे एग्जाम में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, जिस बुक से आप पढ़ रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो आप, क्या वो सही है। क्लियर। मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं आज वीडियो में, तो ये बात ठीक हो गई। अब देखो पैटर्न की बात, तो आपको पता है सीटेट का एग्जाम जो है दो पेपर में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है प्राइमरी के लिए होता है और पेपर 2 जो होता है क्या नाम हमारे जूनियर के लिए होता है। उनके लिए सिलेबस मैंने बहुत ही डिटेल में बता रखा है, आप जाके वीडियोस पे चेक करिए, आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे जहां पे मैंने डिस्कशन किया है डिटेल में। चलिए आगे लिखा हुआ है चेंजेस। आज की वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूं कि जो हमारा सीटेट का एग्जाम जो होने जा रहा है, बहुत जल्द होने जा रहा है, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, मतलब जो ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा हुआ है उसके अनुसार हम बताएंगे आपको कि क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। आगे लिखा हुआ है कि जो नोटिफिकेशन डेट है, यानी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो हमारी नोटिफिकेशन की डेट है, यानी सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो किस डेट को आ रहा है, ये सारी बातों के बारे में आज हम जान लेंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं बीएड में एडमिशन ले रहा हूं इस बार, या मैं डीएलएड कर रहा हूं या मैं बीएलएड कर रहा हूं, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं सीटेट का। भाई मैं सच में कह रहा हूं कि सीटेट को फॉर्म फिल करने के लिए वहां पे कोई मार्कशीट नहीं लगती कि आपने सीटेट किया है, जो आपने बीएड किया है, बीएलएड किया है। वहां पे सिर्फ आपसे पूछा जाता है कि आप टीचिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, बस। मतलब अगर आपने बीएड में एडमिशन तक ले लिया है तब भी आप एलिजिबल हैं। समझ मेरी बात। तो ये क्वेश्चन तो आपका नहीं होगा मुझे लग रहा है अगली बार, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे पिछली बार वीडियो में कमेंट किया कि सर हम डाल सकते हैं, मैं तो पहले सेमेस्टर में दूसरे सेमेस्टर में हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी सेमेस्टर में फॉर्म डाल सकते हैं ना। तो आपके वहां पे नंबर जो चढ़ते हैं ना कुछ चढ़ता है, सिर्फ आपसे पूछा जाता है कि आप कर रहे हैं, बस। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे, समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अभी समझ लेते हैं। आगे चलेंगे और देखेंगे हमारे क्या बातें कही जा रही हैं अगली साइड में। चलो अब हम क्वेश्चंस के बारे में बात करें। देखो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, पहले हम कुछ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ओनली 5 क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको सीडीपी के, और ओनली 3 क्वेश्चन मैं हिंदी के बताऊंगा आपको। मतलब ये सॉरी 5 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो हिंदी के हैं
और जो 3 क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा सीडीपी के, बाल विकास के। इनके माध्यम से पूरी अप्रोच आपकी समझ में आ जाएगी आपको कि किस तरीके से क्या करना है। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि नोटिफिकेशन डेट कब आ रही है कब नहीं आ रही, उनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। चलो पहले 5 क्वेश्चन हिंदी के पढ़ लें, 3 क्वेश्चन मात्र सीडीपी का पढ़ लेंगे और होपफुली क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत मजा आएगा। चलो मैं उस वे में बताऊंगा आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। बार बार मैं अगर पैटर्न बताऊंगा तो आपको भी लगेगा कि सर बार बार वही बता रहे हो, है ना। तो वही चीजें हैं, पैटर्न को मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन चेंजेस के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या परिवर्तन हुए हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले। अब यहाँ पे लिखा हुआ है निगमनात्मक उपागम का मतलब क्या होता है, पहले हमको आपको ये समझाना है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी पेडोलॉजी, क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पेडोलॉजी, जहां पे 15 नंबर के ऐसे क्वेश्चंस होंगे और 15 नंबर में आपको पैसेज मिलेगा और छोटा सा एक गद्यांश पद्यांश मिलेगा। चलिए अब लिखा हुआ है कि निगमनात्मक का मतलब होता है डिडक्टिव मेथड। इंग्लिश में बात करें, मैं आपको इंग्लिश में बताने वाला हूं प्रॉपर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, बोलते हैं डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिडक्टिव मेथड। देखो डिडक्टिव मेथड की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि अगर आप पहले डेफिनेशन बता रहे हो देन आप एग्जांपल बता रहे हो। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप कुछ भी सॉल्व करा रहे हो तो पहले अगर आपने डेफिनेशन बताई है देन आपने एग्जांपल बताया हुआ है तो वो होता है हमारा निगमनात्मक यानी डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है उसमें मैं आपको बता दूं, कुछ साथ में सारी चीजें क्लियर करो ताकि अगर दूसरा क्वेश्चन कोई भी आ जाए हम कर सकें। देखो इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, इंडक्टिव का मतलब होता है आगमनात्मक विधि। इसका मतलब है कि पहले आपको बताना पड़ेगा एग्जाम्पल और फिर आप जा रहे हो रूल और डेफिनेशन पे। क्लियर, यानी ये बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए, सीटेट के एग्जाम में बहुत ही आता है ये बात, मतलब ये कॉन्सेप्ट तो आता ही आता है। 2 उपागम है, एक है इंडक्टिव और एक है डिडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब डी जहां पे आ जाए समझ जाओ वो है डेफिनेशन, मतलब पहले डेफिनेशन बताओगे फिर एग्जांपल बताओगे। इंडक्टिव का मेथड पहले आप बताओगे एग्जांपल फिर आप बताओगे रूल, यानी आगमनात्मक विधि हिंदी में जब लिखा हो, समझ गए। तो निगमनात्मक का मतलब है कि पहले आप परिभाषा बता रहे हो फिर उसके बाद में आप एग्जांपल्स बता रहे हो। आगमनात्मक का मतलब पहले आप उदाहरण दे रहे हो तरह तरह के, फिर आप उनको डेफिनेशन बता रहे हो बाद में। चलिए लेकिन हमसे यहाँ पे निगमनात्मक के बारे में पूछा हुआ है तो जान लेते हैं ऑप्शन क्या लिखा हुआ है। ड्रिल के माध्यम से अभ्यास करवाना, बार बार, देखो बार बार दोहराने या रूट मेमोराइजेशन की यहाँ पे कोई भी बात नहीं हो रही, ये तो गलत हो गया। ये रटना जहां पे आ जाए तुरंत भाग जाओ वो हो ही नहीं सकता। आगे लिखा हुआ है कि उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए चाहिए, उदाहरण प्रस्तुत करने की कोई यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही पहले आप नियम बताओ फिर आप एग्जाम्पल बताओ। देखो लिखा हुआ है थर्ड में कि नियम प्रस्तुत करने चाहिए। निगमनात्मक का मतलब है कि पहले हमको नियम बताने हैं और बाद में हमको क्या बताना, एग्जाम्पल्स बताने हैं, है ना। जैसे आप कोई भी कॉन्सेप्ट सीखते हो तो पहले आपको रूल रेगुलेशन सिखाए जाते हैं फिर उसके उदाहरण दिए जाते हैं बाद में, ताकि आपको डेफिनेशन भी समझ में आ जाए और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना चाहिए। वास्तविक संप्रेषण की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे बात हो रही कि पहले आप कॉन्सेप्ट समझा रहे हो तो आप डेफिनेशन बताओ फिर आप उनको रूल बताओगे। थर्ड आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलिए हमारी स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे चलते हैं ताकि समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्योंकि होता क्या है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ जब आप कॉन्सेप्ट को क्या नाम अपने नोट्स के थ्रू पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा समझ में आता है, क्योंकि एक टाइम के बाद में हमें रिवाइज करना पड़ता है। क्योंकि जब आप सेंटर पे जाते हो उस टाइम पे अगर हम पढ़ के जाएं थोड़ा सा तो हमारा माइंडसेट अलग ही प्रकार का होता है। मैं आपको पूरा पैटर्न बताने वाला हूँ कि कितने मार्क्स आपको लाने चाहिए सीटेट में, तब आप पास माने जाओगे, और मैं कई सारी बातें करूंगा। अभी चलिए लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि डैश तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। मतलब अगर आपको कोई टॉपिक या कॉन्सेप्ट दिया गया है आप उसके बहुत आगे जाके मतलब अपना कॉन्सेप्ट निकाल रहे हो, मतलब बहुत आगे सोच पा रहे हो उसके बारे में। जैसे सपोज दैट आपको कोई भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया गया, आप उस कॉन्सेप्ट के आगे भी जाके सोच पा रहे हो कि आगे क्या होगा, समझ में, मतलब अनुमान लगा पा रहे हो। इमेजिनेशन पावर आपका बहुत अच्छा है कि आप आगे की भी सोच पा रहे हो कि अगर हम ऐसा काम करें तो कल को क्या होगा। समझ में बात को। तो इसमें किसी की बात करी गई, पाठ्य सामग्री का विस्तार, व्याख्या करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालने। देखो निष्कर्ष निकालने की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे, विश्लेषण करने की कोई बात नहीं, ना तो व्याख्या करने की बात हो रही। जब आप दायरे से रह बाहर जाके सोचते हैं, मतलब दायरा जितना आपका है उससे भी बाहर जाके आप सोचते हैं तो वो एक्स्ट्रापोलेटिव होता है। क्या होता है, लिखा हुआ है एक्स्ट्रापोलेशन, लिखा हुआ है ना। इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे पाठ्य सामग्री का विस्तार और इंग्लिश में बोलेंगे एक्स्ट्रापोलेशन। जब आप कॉन्सेप्ट के भी आगे जाके सोच पाते हो, आपका इमेजिनेशन पावर इतना है कि जो भी आपको दिया गया उस दायरे से बढ़ के भी जब आप सोच पाओ तो वो होता है एक्स्ट्रापोलेशन। क्लियर, जब ये आपके सामने, देखो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो भरपूर, और मैं आपको बता दूं अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो अगर आपने प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाए हुए, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप मेरे से पढ़ लो, जहां से भी आपको बेहतर समझ में आ रहा है। वैसे जितने भी मैंने वीडियो दिए हुए हैं सभी में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रहे हैं जो बार बार आ रहे हैं सीटेट में, है ना। मैं तो ये कहता हूं कि अगर हम थोड़े से भी वीडियो देख लिए मेरे तब भी सीटेट इजीली क्लियर हो जाएगा। चाहे सीडीपी हो चाहे हिंदी, मैंने पूरी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, चाहे मैथ्स की हो और साइंस की भी मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं,
तो अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो वैसे भी आपको बताने वाला हूँ कि कितने मार्क्स लाने हैं। चलिए समझिए, फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। ओवर हियर आगे चलेंगे और समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या करे। बहुत छोटा सा वीडियो है, कोई लॉन्ग डिस्कशन नहीं होना कि मैं 1 घंटे आपको बैठाने वाला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या करे, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन हो पा रही है, अब जवाब जरूर दे पाओगे। देखो लिखा हुआ है कि भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है। अब देखो अर्जन की बात कर लेते हैं कि अर्जन क्या होता है। अर्जन जो है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कैसी है? अर्जन जो है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जहां पे आपको कोई रूल रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं होती, मतलब आपको सीखने के लिए कोई नियम कानून की आवश्यकता नहीं होगी, वो अर्जन होता है। अर्जन जो होती है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, जब आप अपने इन्वायरमेंट में रह के, अपने घर में रह के, अपने ही लोगों से अंतःक्रिया करके सीख जाते हैं। वहां पे किसी भी परिभाषा की, रूल की कोई जरूरत नहीं होती है। मान लीजिए जब बच्चा छोटा होता है, प्राइमरी एजेंट के द्वारा वो घर में रहता है ना, घर में रहता है। प्राइमरी एजेंट, प्राथमिक एजेंसी क्या होती है? परिवार ही होती है। तो परिवार के थ्रू ही वो सीखता है, वहां पे उसको नियम बताने की आवश्यकता थोड़ी ना है। वो तो स्वभाव के थ्रू सीख जाता है कि उसके आसपास के जैसे लोग बोलते हैं वैसे वो भी सीख जाता है, समझता है। समझने मेरी बात को? तो वही बातें कही जा रही है कि अगर आप अपने स्वभाव के थ्रू कुछ सीखते हैं तो वो अर्जन होता है, लेकिन अगर आप स्कूलों में कुछ सीख रहे हो, नियम कानून के थ्रू कुछ सीख रहे हो, तो वो भाषा अधिगम होता है। क्या होता है? अधिगम होता है। चलिए अब समझते हैं कि अर्जन के बारे में यहाँ पे कौन सी बात कही गई। लिखा हुआ है कि बच्चों को भाषा का परिवेश दिया जाए, यानी एक्सपोजर दिया जाए, यानी उनको एनवायरमेंट दिया जाए जहां पे रूल रेगुलेशन की कोई बात नहीं हो रही। बिल्कुल सही बात है, मे भी बहुत अच्छा ऑप्शन लिखा हुआ है कि अगर बच्चों को परिवेश दिया जाए, उनके अकॉर्डिंग उनको एनवायरमेंट दिया जाए, तो उनको वास्तविक में वो स्वाभाविक तरीके से वो चीजें सीख लेंगे, है ना। उनको किसी नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर उनको अच्छा एनवायरमेंट मिला हुआ है। आप खुद देखते हैं कि जिन फैमिलीज में, जिन परिवारों में क्या होता है, अच्छा एनवायरमेंट होता है, उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, उनके बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, फिर एक आध कॉन्सेप्ट, एक आध एक्सेप्शन तो आप क्या नाम कॉन्सेप्ट में भी होते हैं, तो परिवार में तो हो ही सकते हैं, है ना। सबकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 99% मैं कह रहा हूँ कि परिवार में अगर स्वभाव, नेचर अच्छा है लोगों का और वहाँ के इंटरेक्शन अच्छे हैं, तो बच्चा अच्छा ही होगा, है ना। तो ये बात ठीक बात है। फिर भी देख लेते हैं, आगे लिखा हुआ है कि बच्चों को व्याकरण के नियम, केवल व्याकरण रटाते रहो बस काम चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों को अनुवाद करने का अभ्यास, केवल अनुवाद कराओ, ये भी बेकार ऑप्शन लिखा हुआ है। बच्चों को पठन के अवसर दीजिए, केवल पढ़ने से काम चल जाएगा, है। उनको अवसर भी तो प्रदान करो कि वो अपनी बात को कह तो पाए एटलीस्ट। जब बच्चा अपनी बात को कह ही नहीं पाएगा, तो वहां आपको कहां समझोगे कि उनका दायरा क्या है। मान लीजिए क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हो और आप पढ़ाए जा रहे हो, बच्चा अपनी अप्रोच बता ही नहीं पा रहा है, आप उसकी सुन ही नहीं रहे हो, कि तो मैं तो ऐसे टीचर हूं, मैं तो ऐसे पढ़ाता हूं, काम चल जाएगा क्या? नहीं ना। आज के अकॉर्डिंग आपको संवेदनशील होना पड़ेगा, बच्चे के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा कि वो चाहता क्या है, कैसे उसको समझ में आएगा, तभी तो आप इंक्लूसिव एजुकेशन का यूज कर पाओगे, सभी तो आप समावेशी शिक्षा का यूज कर पाओगे। सभी को समान अवसर दीजिए, आपका तो हक यही है टीचर एज होते हुए, है ना। तो हमारे पास फर्स्ट लिखा हुआ है कि जब आप बच्चों को एनवायरमेंट देते हो, परिवेश देते हो, तो बच्चा एक्टिव होता है, और जहां बच्चा एक्टिव हो हमको वही जाना है। अगर आपको बच्चों को परिवेश अच्छा दिया हुआ है, तो बच्चे अपनी स्वाभाविक प्रक्रियाओं के थ्रू चीजें सीख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, होपफुली आप इसका जवाब जरूर दे पाओगे। थोड़ा कमेंट करना, देखो जहां पर भी आपको डाउट रह गया हो, कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करो, हम 1 मिनट में आपको रिप्लाई देंगे। अगर हम बिजी नहीं, कहीं पे अगर कुछ काम करें तो कोई बात दूसरी, मैं बाद में कर दूंगा, लेकिन अगर मेरे पास फोन है तो मैं पक्का आपको रिप्लाई दूंगा 110% कि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, मैं पूरी तरीके से आपके सपोर्ट में हूं। चलिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है। देखो टेक्स्ट बुक के बारे में बात करी जा रही है कि किताब जो होती है, यानी पाठ्य पुस्तक जो होती है, वो कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही है उसके बारे में, टेक्स्ट बुक के बारे में कौन सा कथन पॉजिटिव है, बताओ। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। मतलब क्या पाठ्य पुस्तक अद्वितीय है, एकमात्र साधन है, मतलब उसी के द्वारा आप सीख सकते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब किताब पाठ्य पुस्तक तो एकमात्र सहारा थोड़ी ना, एक सहारा है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि एकमात्र है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। सीखने के हजारों तरीके हैं, केवल किताबें थोड़ी ना होती हैं, है ना। आप इन्वायरमेंट से सीख सकते हो, लोगों से सीख सकते हो, लोगों से इंटरैक्ट करके सीख सकते हो, ऐसा ना ग्रुप में सीख सकते हो, लोगों से बात करके सीखते हो, है ना। डेवलपमेंट की प्रक्रिया, सीखने सिखाने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है कि केवल किताबें होंगी तभी आप सीख पाओगे, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किताबों को पूरा क्रेडिट मत दीजिए कि किताबें नहीं होगी तो हमारा काम ही नहीं चल पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है, ये भी बात कर दी कि एकमात्र सामग्री है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है ना। ऐसा बिल्कुल गलत बात है। यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, ठीक बात है। यह सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना है, क्या बात है। देखो एक्टिव कहां पे बच्चा है, लिखा हुआ है कि यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, मतलब जो पाठ्यक्रम में दिया गया है, मतलब जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं किताब में, उनको उनमें महारत हासिल करने में मदद करती है। मतलब जो कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं
उनको पढ़ के भी सीख सकते हैं, मतलब उसमें मदद करती है। किताब जो होती है, टेक्स्ट बुक जो होती है, वो एक सोर्स मतलब एक रिसोर्स है, मान लीजिएगा, मतलब एक सोर्स, एकमात्र सोर्स नहीं है, एक सोर्स है, ऐसे हजारों सोर्स हैं पढ़ने के और सीखने के, है ना। तो ये क्या करती है, कॉन्सेप्ट को सीखने में हमारी मदद करती है, कौन, किताब। तो हमारे पास ये बेटर लिखा हुआ है, सी के साथ जाएंगे, सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। ये सारी की सारी ऑफिशियल आंसर की है, मैं अपने पास से कुछ भी नहीं ऐड कर रहा हूं मेरे भाई, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा हिंदी का, उसके बाद में सीडीपी के 3 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। चलिए, होपफुली समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में थोड़ा सा भी आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, ताकि जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप मेरे से कनेक्ट हो जाओगे। वैसे भी आप भी मेरे दोस्त हो, मैं भी आपका दोस्त हूँ, आई एम अ लर्नर, मैं भी सीखता हूँ और सिखाता हूँ, है ना, आपको भी सीखना और सिखाना चाहिए। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद एक भी बालिका, लिखा हुआ है किसी टॉपिक पर मानस मंथन, एक टॉपिक दिया गया है जिसपे डिटेल में डिस्कशन होने के बाद में लिखा हुआ है एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, मतलब एक बालिका जो है उसको कोई कॉन्सेप्ट दिया गया है, सिखाया भी गया है, फिर भी वो अपने आप से उसको सॉल्व नहीं कर पा रही है। आगे लिखा हुआ है कि हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है। इस प्रक्रिया के, इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे। मतलब मान लीजिए आप एक बच्चा है और आप किसी कॉन्सेप्ट को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, अगर मैंने आपकी थोड़ी मदद कर दी तो आपने उस कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर लिया, उस कॉन्सेप्ट में महारत हासिल कर ली। समझ गए मेरी बात को, क्वेश्चन को। मतलब क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको कोई सवाल दिया गया और उस सवाल में आप बीच में कहीं पे अटक गए, और या किसी वयस्क ने आपकी थोड़ी सी मदद कर दी, या टीचर ने किसी ने मदद कर दी, तो आप उसमें वयस्कता, मतलब उसमें जो है आप क्या कर पा रहे हो, हासिल कर पा रहे हो, मतलब सक्सेस को अचीव कर पा रहे हो। तो वो क्या है, मतलब अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो और सीटेट में अपने आप तो इतनी जल्दी पास नहीं कर पाओगे, मैं आपको हिंट कर दूं या कोई और टीचर थोड़ी सी हिंट दे देगा तो आप इजीली पास कर पाओगे। ये क्या है, सपोर्ट क्या होता है, बैगोस्की की लैंग्वेज में बात करते हैं, क्या ये टीम शिक्षण है, मदद है, सहपाठी शिक्षण है, सहपाठी परामर्श। देखो परामर्श की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे, ना ही सहपाठी शिक्षण की बात हो रही, ना ही टीम शिक्षण की, यहाँ पे बात हो रही, वेगोस्की ने बताया हुआ है, वेगोस्की जो है वो एक रचनाकार है जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ है कि बच्चा अपने एनवायरमेंट में रह के सीखता है, इंटरैक्ट करके सीखता है, लोगों से अंतःक्रिया करके सीखता है। उन्हीं का ये कथन है कि अगर आप थोड़ी सी मदद कर देते हो तो उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, या फिर इसको मचान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मचान, या फिर ढांचा भी बोलते हैं, और या फिर सपोर्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सपोर्ट भी बोलते हैं, मदद भी बोलते हैं। क्लियर इतनी बात। ये बोला है वेगोस्की ने, किसने बोला है, ये बोला है वेगोस्की ने बोला हुआ है। होपफुली आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, मैंने इनके बारे में डिटेल डिस्कशन दिया हुआ है। चलिए, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ओवर हियर, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अब चलते हैं हम आगे, अब डिस्कस करेंगे हम सीडीपी, यानी जो हमारी बाल विकास है उसके 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे कि उसके किस तरीके के लेवल के क्वेश्चन आते हैं। देखो बाल विकास भी 30 नंबर की आती है, सारे सब्जेक्ट पांचों जो है वो 30-30 नंबर के आते हैं, है ना। सीडीपी हिंदी, इंग्लिश या साइंस अपनी बेटर कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा से पेपर निकल जाएगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हुए हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जस्ट। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। ये हमारी बाल विकास का पहला क्वेश्चन है, सीडीपी का क्वेश्चन है। सेम आपको ऐसे क्वेश्चन दिखने वाले हैं जो होने जा रहा है उसके बारे में। चलिए बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बात करिए। देखो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे हमसे पॉजिटिव पॉइंट पूछा गया, किसके बारे में, डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है। यानी यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि जो पॉजिटिव पॉइंट है वो कौन सा है, मतलब सही कथन को आपको पहचानना है कि राइट कौन सा है। चलो, लिखा हुआ है कि विकास क्रमबद्ध, यहाँ पे विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, मतलब सीक्वेंस नहीं होता विकास का। बताओ, आप खुद सोचो, देखो विकास की बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। डेवलपमेंट की प्रक्रिया में क्या होता है, विकास जो होता है वो एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। समझ मेरी बात को। तो मैं क्या कहने का मतलब ये है कि जो विकास होता है वो एक सीक्वेंस में होता है, एक क्रम में होता है कि पहले आप छोटे होते हो, फिर आप बड़े होते हो, फिर आप बड़े होते हो। कंडीशन रिवर्स में कभी नहीं जाती कि आप बूढ़े हो फिर बच्चे हो जाओगे, कभी ऐसा हुआ नहीं ना। तो क्या है, ये क्रमबद्ध क्यों नहीं है, सही है, ये तो गलत बात होगी भाई। क्रमबद्ध है, विकास की प्रक्रिया जो थी वो एक क्रम में चलती है, सभी का विकास एक साथ नहीं होता है, ठीक बात है। लेकिन आप एक साथ सभी का विकास तो नहीं हो जाएगा, लेकिन एक क्रम में होता है, सीक्वेंस फॉलो करता है। तो गलत हो गया। विकास अव्यवस्थित होता है, फिर से गलत बात हो। विकास की प्रक्रिया जो होती है वो व्यवस्थित होती है। कैसी होती है, व्यवस्थित होती है, अव्यवस्थित क्यों होगी, गलत हो गया ना। विकास एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यू प्रक्रिया है। ठीक बात है कि विकास जो होता है वो लगातार कॉन्टिन्यू चलता ही रहता है। आपके डेवलपमेंट की प्रक्रिया, आपके सोचने समझने तर्क करने की क्षमताएं हमेशा बढ़ती रहती हैं, है ना। यानी विकास जो होता है किसी ना किसी फील्ड में लगातार होता ही रहता है, कॉन्टिन्यू। तो ये कैसी एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है। ठीक बात है, बहुत अच्छा ऑप्शन लिखा हुआ है। फिर भी हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते। यानी आपका जो विकास हो रहा है, आपका जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें कह रहे हैं कि जो सांस्कृतिक परिवेश जहां पे हम रह रहे हैं कि वो कोई भूमिका, वो कोई प्रभाव ही नहीं डालता। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो विकास की प्रक्रिया है
डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं तो डेवलपमेंट जो होता है वो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, दोनों बराबर बराबर इफेक्ट डालते हैं। यानी वातावरण जितना इफेक्ट डालेगा उतना ही हेरिडिटी भी इफेक्ट डालेगी। यानी माता पिता से जो भी आपको मिला है वो तो ठीक बात है, लेकिन अगर आपको इन्वायरमेंट नहीं मिला तो आप पूरी तरीके से डेवलप हो ही नहीं पाओगे। समझ गए मेरी बात को? तो केवल परिवेश प्रभावित नहीं करता, ये तो गलत बात हो गई। हमारे पास सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बात करी गई है। समझते हैं कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखो अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, एक थोड़ी सी बात कर लूँ मैं कि जो है सीटेट की अगर मैं बात करूँ कि जो है इसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है, देखो बता दूं मैं। अभी एक क्वेश्चन और है उसको भी पढ़ के जाइएगा। देखो अगर बात करें कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है, क्योंकि आप इतने दिनों से वेट कर रहे हो ऑलरेडी। देखो जितना भी ऑफिशियल में चेक किया गया है ये बार बार बोल रहे थे कि अगस्त के लास्ट वीक में आ जाएगा नोटिफिकेशन, लेकिन आया नहीं। आज 1 सितंबर है, कितनी है आज 1 सितंबर है, और इन्होंने बोला है कि बोला था अभी भी बोल रहे हैं कि अगस्त के लास्ट वीक में तो नहीं आया। तो अगर नहीं भी आया अगस्त में तो ये बोल रहे हैं कि जो सितंबर चल रहा है 1 से 10 तारीख के बीच में इन्होंने फर्स्ट वीक हमें दिया गया है हम लोगों को। चाहे आप किसी भी वेबसाइट पे चेक करिए, इन्होंने लिखा हुआ है कि 1 से 10 तारीख के बीच में जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा सीटेट का, क्योंकि अभी पेट भी होना है 7 तारीख को। पेट होने के बाद मुझे लगता है गारंटेड आ जाएगा 1 से 10 तारीख के बीच में सीटेट आपको मिल जाएगा। ये जहां तक कि अप्रोच मेरी भी, अब ये लोग क्या बदल दें यार मैं नहीं कह सकता ना भाई। वही चीजें हो जाती, कब से ये टाल रहे हैं कि अब आ रहा है अब आ रहा है, तो मतलब एक चीज कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाओ यार मेरे, कि कितनी बार बताएं बच्चों को कि यार अब आ रहा है। बच्चे भी कभी फ्रस्ट्रेट की सर यार हमेशा ये बताते रहते हो कि अब आ रहा है अब आ रहा है, कब आएगा, है ना। तो अभी लास्ट बुला रहे हैं कि इस वीक में तो आ ही जाएगा। ये मेरी भी थोड़ी अप्रोच है, भगवान करे यार जल्दी आ जाए, आपकी भी विडंबनाएं खत्म हो जाए, है ना। चलते हैं, देखो अब अजर्सन और रीजन की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा भी चेंजेस के बारे में बात करें क्या परिवर्तन हुआ है। देखो अब लिखा हुआ है यहाँ पे 7 क्वेश्चन में, देखो अभी तक अजर्सन और रीजन के क्वेश्चन थोड़े से कम आते थे, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि अजर्सन और रीजन के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा आएंगे आपको, लेकिन ये मजेदार होते हैं, सॉल्व करने में मजा आता है आपको। चलिए पढ़िए जरा, जवाब दीजिए मुझे क्या बात कही गई यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक अब आपको अभिकथन दिया गया है और इसका एक कारण दिया गया है। हमसे पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं। चलिए बताइए, लिखा हुआ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता और पर्यावरण दोनों की अंतःक्रिया से प्रभावित होते हैं। मैंने अभी इसके बारे में बताया था, परिपक्वता मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण। लिखा हुआ है ना इन्वायरमेंट, वही बातें लिखी कि दोनों अंतःक्रिया से प्रभावित होते हैं, मतलब दोनों चीजें जो होती हैं वो डेवलपमेंट यानी विकास की प्रक्रिया में पूरी तरीके से अपना योगदान करती हैं। अच्छा है ना, बेस्ट लिखा हुआ है, ट्रू लिखा हुआ है कि दोनों चीजें जो है वो विकास की प्रक्रिया में पूर्णतः अपना योगदान देती हैं। ट्रू बात है, सही बात है। कार्ड देते क्या लिखा हुआ है, प्याजे के अनुसार बच्चे सक्रिय भागीदारी के बिना अपने परिवेश से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्याजे ने ऐसे बोला हुआ है कि बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय भागीदारी के बिना, मतलब वो किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, इंटरेक्शन भी नहीं कर रहे हैं, निष्क्रिय हैं। क्या वो सही होगा, मतलब निष्क्रिय तरीके से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। देखो सीटेट में जहां पे निष्क्रिय दिया आप तुरंत काट दो, बच्चा एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, तभी वो काम कर पाएगा, है ना। निष्क्रिय क्यों होगा, पहले गलत बात बोल दी है, तो टैग वर्ड्स हैं यार, है ना। बच्चे की भागीदारी के बिना, मतलब सक्रिय भागीदारी, सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए भाई, कोलैबोरेशन होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, तभी तो अंतःक्रिया करेगा। उनके बिना किसी के परिवेश दिए बिना आपका डेवलपमेंट पूरी तरीके से हो ही नहीं सकता। गलत बात है ना, तो फॉल्स हो गया भाई। तो ए सही है और आर गलत है, ए सही है और आर गलत है। थर्ड आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में आपको चेंजेस के बारे में बता दूंगा कि क्या क्या परिवर्तन हुए हैं सीटेट में, जहां तक कि ऑफिशियल वेबसाइट में इन्होंने बताया हुआ है बार बार। चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि अभिकथन हमारा क्या कह रहा है। अभिकथन में लिखा हुआ है, ये भी अजर्सन और रीजन का ही लिखा हुआ है, एक शिक्षक को छात्रों की आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये सही है कि गलत है, मतलब एक टीचर जो है बच्चों की आंतरिक अभिप्रेरणा, मतलब उनका अंदर से जो मोटिवेशन है वो बढ़ जाए। देखो अगर आप बाहर से मोटिवेशन बढ़ाओगे तो उनको डेली आप चॉकलेट दोगे, है ना, डेली चॉकलेट दोगे, एक दिन उसका मन भर जाएगा, तब आपको दूसरी चॉकलेट देनी पड़ेगी। समझ में बात को, तो इससे अच्छा है बच्चे को इतना मोटिवेट करो कि वो अंदर से मोटिवेट हो, मतलब इंजॉय वर्क काम करे, मतलब आनंद के लिए काम करे। तो अंदर से मोटिवेशन होना, इसका मतलब क्या है कि आपको आनंद के लिए पढ़ना है, मतलब आपको कोई लालसा नहीं कि पैसे है, गाड़ी होगा, बंगला होगा, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। आपको अपनी खुशी के लिए काम करना है। जहां जैसे मान लीजिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि काम ऐसी जगह पे करो जहां पे आपको जाने का मन करे, और घर ऐसा बनाओ जहां आपका आने का मन करे। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है कि हमें कल को ये मिल जाएगा। तो आप ये कैसा, ये मोटिवेशन, ये आंतरिक मोटिवेशन है। अगर आप किसी पुरस्कार के लिए लड़ रहे हैं,
ट्रॉफी के लिए लड़ रहे हैं कि ये होगा, ये पैसा होगा, वो पैसा होगा, तो ये बाहर बाह्य मोटिवेशन है ना? तो ये बात ठीक है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों के आंतरिक मोटिवेशन पे ध्यान देना चाहिए कि वो अंदर से मोटिवेट हो जाएं। तो ट्रू बात है। स्टेटमेंट देख ले क्या लिखा हुआ है इन्होंने, कार्ड में लिखा हुआ है कि आंतरिक अभिप्रेरणा अधिक निरंतर और स्वनिर्देशित अधिगम की ओर ले जाती है। बहुत ही अच्छी बात करी गई है कि जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वो अधिक निरंतर यानी कंटिन्यू चलती है, फिर लगातार आप काम कर पाते हो। अगर आप अंदर से मोटिवेट हो कि आपको बाहर से किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं, भाई ये काम कर लो तो सक्सेस हो जाएगा, है ना? अगर आप अंदर से आपको पता है कि हम काम कर लेंगे और सक्सेस को अचीव कर लेंगे, सच बता रहा हूँ भाई कोई नहीं रोक सकता। ये सिर्फ बहाने हैं कि आप बोलते हो कि आपके पास पैसा नहीं था, हमारे घर में फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि हमको कभी करने नहीं दिया। ये सिर्फ बहाने, इंसान करना चाहे तो सब कुछ हो सकता है ना? वही चीजें होती हैं, तो ये निरंतर चलती है और स्वनिर्देशित अधिगम की ओर ले जाती हैं, यानी आपके सीखने की प्रक्रियाओं में इंजॉय वर्क करती है। मतलब आप खुद के लिए काम करते हो, आप खुशी से काम करते हो, है ना? ये लिखा हुआ ना स्वनिर्देशित, एक डायरेक्शन देती है आपको। जब आप खुद से मोटिवेटेड होते हो तो आपको एक अप्रोच मिल पाती है कि हम कर लेंगे। समझ गए ना? तो ये भी ट्रू है, दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ये भी इसके बारे में ही है, अभिप्रेरणा के बारे में, ये भी इसके बारे में है। तो ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलो अब बात करते हैं चेंजेस की कि क्या परिवर्तन हुए हैं सीटेट में। थोड़ा सा 2 मिनट और रुकिएगा, आपको मैं बता दूं 2 मिनट के अंदर, फिर उसके बाद में आप खूब मजे करिए, इंजॉय करिए। चलो बात कर लेते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं। देखो 2 मिनट के अंदर देखो, अगर मैं बात करूं आपसे पैटर्न की, बात करता हूं कि पैटर्न में कुछ चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए। देखो बहुत सारे लोगों को मतलब डाउट इसी में रहता है कि पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है। देखो इस बार के सीटेट एग्जाम की मैं बात करूं, सीटेट में सिलेबस बिल्कुल नहीं चेंज हुआ है। मतलब सिलेबस सेम वही है, जहां तक कि बताया जा रहा है ऑफिशियल में कि जो सब्जेक्ट है सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और जो हमारी साइंस और सामाजिक विज्ञान जो होती है, जो जैसा आप लेते हैं, मैंने पैटर्न बता रखा है, आप देख लीजिए उस वीडियो को, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर हम मोड की बात करें तो मोड में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पेपर ऑफलाइन ही होगा। मतलब आपको ओएमआर मिलेगी और ये हमारे सबसे बेटर ऑप्शन है कि ओएमआर से हम बढ़िया से कर पाते हैं, क्योंकि हिंदी और में जो गद्यांश पद्यांश वगैरह होते हैं वो काफी बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं, तो उनको पढ़ पे हम कर पाते हैं। सभी लोगों की स्क्रीन पे देखने की आदत नहीं होती है। समझ गई बात को? और इसके बाद के तो पेपर का पैटर्न तो ये सेम है, ऑफलाइन पेपर होगा और सिलेबस भी सेम है, कोई परिवर्तन है नहीं। नो निगेटिव मार्किंग, आपको पहले से पता है ना? आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखना, क्वेश्चन का पूछने का तरीका थोड़ा चेंज किया है इन्होंने, थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लेक्स मिले इस बार, तो प्रैक्टिस करके जाना, बाकी सारा सॉल्व हो जाएगा। बाकी नाम मात्र का ही चेंजेस है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सीटेट आपको इस वीक हो सकता है देखने को मिल जाए, ये जहां तक कि सबकी गारंटी है, वेबसाइट में जितना लिखा हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और जहां पर भी आपको डाउट रहेगा हो मुझे कमेंट करो, 100% मैं आपके साथ हूँ, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। मैं केवल बात करने के लिए कह रहा हूँ, आप मुझे कमेंट तो करो, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, है ना? अगर आप अच्छे नंबर लाए तो मैं जल्दी मॉक टेस्ट हम वो पॉडकास्ट भी लगाएंगे आपके साथ में, ये भी मेरी गारंटी, ये भी मेरी जल्दी, मैं स्टूडियो को प्रमोट कर रहा हूँ आगे करके, बहुत जल्दी मैं पॉडकास्ट भी लाने वाला हूँ और जल्दी मैं आपको बुलाऊंगा भी, है ना? मिलते हैं नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। डेट भी पता हो गई कि आपको फर्स्ट वीक में देखने के लिए मिल जाएगा। परिवर्तन कुछ हुआ नहीं चेंजेस में, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज हो सकता है ना? चलो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब भी वीडियो बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन हो जाएगा, आ जाएगा, ये गारंटी ले रहा हूँ। चलिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। टाइम पास बिल्कुल मत करना, टाइम पास करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं दुनिया में, अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है तो। चलिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।